नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं, इसलिए हमारे पास ऑनलाइन पढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि टेंस है उसके कितने प्रकार होंगे। 3 प्रकार होंगे। टेंस के 3 प्रकार है जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहला हो गया द प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया द पास्ट टेंस, तीसरा हो गया द फ्यूचर टेंस। तो मुख्य रूप से टेंस को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। और प्रत्येक टेंस के इन 3 भागों में इनको डिवाइड किया है। इनके प्रत्येक के कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिख दिया है। जैसे प्रेजेंट के 4 भाग कौन से होंगे वो लिख दिया है। जैसे पहला इसमें हो गया द सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा भाग हो गया द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और इसका तीसरा भाग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार इन तीनों टेंसेस को हम 4 भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार पास्ट के भी 4 भाग होंगे। पहला कौन सा हो जाएगा? द सिंपल पास्ट टेंस या द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा भाग हो जाएगा इसका द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा भाग हो जाएगा द पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार इन तीनों टेंसेस के कितने कितने भाग हो जाएंगे? 4 भाग हो जाएंगे। इस प्रकार हम 12 टेंसेस का अध्ययन करेंगे। अब हम टेंस सीखने के क्रम में हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, और उन सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों को जानने की आवश्यकता होगी उनमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब, जिसको क्या कहते हैं? क्रिया। अब सेंटेंस बनाते समय हम 2 तरह की वर्ब काम में लेंगे। पहली क्या होगी? उसमें एक होगी प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं। दूसरी होगी ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो इन दोनों को हमें पहले समझना जरूरी है। इसी क्रम में हम सबसे पहले समझेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब कुल कितनी होंगी? 24 होंगी। इनको फिर पुनः हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स में मुख्य रूप से कितनी वर्ब्स हैं? आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से कितनी वर्ब्स हैं? 3 कौन कौन सी है जरा देखें एक बार। पहली हो गई बी, उसके बाद डू, और इसके बाद हैव। इन 3 प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है। इनके कितने रूप होंगे? कुल 11 रूप होंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। टेंस सीखने से पहले इनको समझना जरूरी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो टेंस में वाक्य बनाने हमारे लिए क्या रहेंगे? आसान रहेंगे। अब इसका दूसरा भाग है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, जो कुल कितनी है? 13 कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, needn't, used to और डेयर। ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स है। अब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स है जिनका हम टेंसेस में मुख्य रूप से यूज करेंगे। इनको हम देखेंगे कि इनके अलग अलग रूप कौन से हैं, कौन सा प्रेजेंट में यूज करना है, कौन सा पास्ट में यूज करना है। तो इनसे संबंधित कुछ और बातें हम जान लेते हैं। आप इनको इस वीडियो को देख के साथ में इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको एक नोटबुक डालेंगे और उसमें राइट डाउन करते रहेंगे। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स है वो दोनों काम करेगी। प्रिंसिपल वर्ब का काम भी करेगी और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगी। कहने का मतलब इनका यूज मेन वर्ब की तरह भी होगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होगा अगर ये किसी दूसरी वर्ब के साथ आई है।
किसी सेंटेंस में दूसरी वर्ब आई है तो वो तो होगी मेन वर्ब, और उनके साथ अगर इनका यूज हुआ है तो ये कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब्स, और अकेली अगर ये वर्ब्स आई है तब ये होती है मेन वर्ब्स, जिनको हम अलग अलग सेंटेंस में समझने का प्रयास करेंगे। अब दोनों में अंतर क्या होगा, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी मॉडल ऑक्सिलरीज, और इनका यूज मेन वर्ब के रूप में भी होगा और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में होगा। मेन वर्ब के रूप में इनका अलग अलग अर्थ होगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि ये सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होगी और ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होगी। अब इसके अलावा इन मॉडल्स के बाद फिक्स है, आपको क्या ध्यान रखना है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब का जो बेसिक रूप होगा, बेसिक फॉर्म होगी वही आएगी, जबकि इनमें अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स यूज होंगे। तो अब हम टेंसेज में ज़्यादातर इनका यूज होगा। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी, वो कौन कौन सी थी? पहली हम हो गई हमारी बी, दूसरी डू और तीसरी हैव। अब इनके अलग अलग रूप होंगे, फॉर्म में लिखा है, मतलब प्रेजेंट टेंस में ये यूज होंगी तो पास्ट में इधर वाली यूज होंगी। तो सबसे पहले बी के कौन कौन से रूप हो गए ये ध्यान रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि बी के रूप कौन कौन से हैं। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इसके कितने हो गए? कुल 5 रूप हो गए। इधर वाले क्या हो गए? प्रेजेंट, और इधर वाले पास्ट। ये इनकी प्रेजेंट फॉर्म है, ये इसकी पास्ट फॉर्म में है। इसी प्रकार डू की प्रेजेंट फॉर्म क्या होंगे? डू और डज और डू, और पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? डिड। इसी प्रकार हैव के प्रेजेंट रूप क्या हो जाएंगे? हैज, हैव, हैड। अब जब आपसे कोई पूछे कि बी के प्रेजेंट रूप क्या होंगे तो आपको ध्यान होने चाहिए इज, एम, आर, ठीक है। और बी के पास्ट रूप पूछे तो वॉज, वर। इसी प्रकार आपसे पूछे कि डू के प्रेजेंट रूप कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डू के प्रेजेंट रूप है डू, डज, और पास्ट रूप है डिड। इसी प्रकार हैव के प्रेजेंट रूप पूछे तो हैव का प्रेजेंट रूप है हैज, हैव, और पास्ट रूप है हैड। ये आगे जो टेंस से रिलेटेड जो टेंस पे आधारित जो ग्रामर के टॉपिक है, जैसे वॉइस है, स्पीच है, उनमें अगर ये आपको ध्यान होगा कि ये इसका प्रेजेंट रूप है, ये इसका पास्ट रूप है, तो उनको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब मैंने इनमें से एक लेटर है वो रेड इंक में लिखा है, उसका मतलब क्या है जरा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें इज, डज, हैज, वॉज। अब मैंने यहां लिखा भी है, ध्यान देने योग्य बातें, कि जिन ऑक्सिलरी वर्ब के 2 रूप हैं उनमें एक होगा सिंगुलर रूप, दूसरा होगा प्लूरल। कहने का मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो आप इसमें सिंगुलर रूप लगाएंगे, मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन रूप है, वो लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का भी जो प्लूरल रूप है वो लिखेंगे। तो यहां इज सिंगुलर हो गया तो आर प्लूरल, डज सिंगुलर, डू प्लूरल, हैज सिंगुलर तो हैव प्लूरल, ठीक है। अब पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म को ही सेकंड फॉर्म बोलते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो क्या है? बी का रूप है वॉज, वर। बाकी सेकंड फॉर्म में या पास्ट फॉर्म में आपको 2 रूप नहीं मिलेंगे, मतलब सभी के साथ समान रूप से लगती है, जैसे डिड हो गया, हैड हो गया, इसको भी समझेंगे। सिर्फ ये एक्सेप्शन है जहां दूसरी फॉर्म के 2 रूप होंगे। 2 रूप का मतलब यही हो गया कि एक सिंगुलर के साथ लगेगा, दूसरा प्लूरल के साथ लगेगा। तो यहां मैंने एस वाला लिखा है, उसके लिए आगे समझाया भी है। देखो ध्यान देने योग्य बातें कि एस पर समाप्त होने वाली एसवी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी जो एस पे समाप्त हो रही है। आप देख लो इज, डज, हैज, वॉज। तो इसमें आप टेंस पढ़ोगे तब आसानी रहेगी। पिछले लगभग 5-6 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो जो बच्चे गलतियां करते हैं उन गलतियों को देखकर कि उनको कैसे दूर करें, मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि एक बार जब आप टेंस पढ़ रहे हैं आपके समझ में आ जाता है, आप बना देते हो वाक्य।
लेकिन जब सारे टेंसेस पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें एक एक चीज को बड़े विस्तार से समझते हुए चलेंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में एक नोटबुक डाल लें। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ आपने वीडियो देख लिया और आपको टेंसेस आने लगे, ठीक है। और ऐसे भी नहीं होगा कई जैसे वीडियो बने हुए हैं कि बस 2 घंटे में सीखे, 4 घंटे में सीखे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ढंग से टेंसेस को समझना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5-6 महीने इन पे प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप कोई भी बुक उठाइए, उसमें से सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ये नहीं है कि सिर्फ आप इस वीडियो को देख लेंगे आपको टेंस आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर इनको ढंग से नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और फिर जब वो टेंसेस आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले एक बार इनको आप रीड करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस बनाते समय फायदा होगा। तो एस पे समाप्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। वोवल स्वर पर समाप्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। जो हेल्पिंग वर्ब वोवल पे समाप्त हो रही है जैसे आर, डू, हैव, वर, ये किसके साथ लगेगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। अगला क्या है? डी पर समाप्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी। तो डी पर समाप्त होने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास 2 है, डिड और हैड। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट के साथ लगते समय ये नहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से लगेगी। अब डी पर समाप्त होने वाली वर्ब का फॉर्म कौन सा होता है? सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट रूप होता है, ठीक है। तो पास्ट रूप में वैसे भी सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं होता, सिर्फ एक एक्सेप्शन है वॉज वर, जो कि सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से आपको लगानी होती हैं। तो ये 3 चीजें आप इनसे संबंधित ध्यान रखेंगे। मैन इसमें क्या है? मैन यही है कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस पे समाप्त होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो इसमें 2 तो ये है, इनके बाद फिक्स है। आप कहीं भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे और उस सेंटेंस में यदि डू, डज, डिड का एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो आपको उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म मतलब बेस जो फॉर्म होती है, प्रेजेंट जो फॉर्म होती है वो लगेगी, ठीक है। और हैव के साथ क्या लगेगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? तीसरी फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं वो लगेगी, बेस फॉर्म। और हैव के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो हैव के साथ लगेगी, इसका मतलब हैज के साथ भी, हैव के साथ भी, हैड के साथ भी, इन तीनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखें। डू, डज, डिड, चाहे आप कौन से टेंस में यूज कर रहे हैं, अगर ये सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब आए तो इनके बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बाद सेकंड फॉर्म, जैसे डिड के बाद सेकंड फॉर्म दे दी तो वो उसमें क्या होगी? एरर होगी। तो आप इस बात को ध्यान रखें। बाकी हम अलग अलग टेंस पढ़ेंगे, उसमें और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब इसके बाद टेंसेस में जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बना रहे हैं तब तो बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? चौथी फॉर्म, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब चौथी फॉर्म क्या होती है अभी हम देखेंगे, मैन वर्ब के रूप देखेंगे। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बोलते हैं। समझने के दृष्टिकोण से हम ज्यादातर इसको लगते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के हमने प्रेजेंट रूप और पास्ट रूप देख लिए। प्रेजेंट और पास्ट का मतलब हो गया प्रेजेंट में इधर वाली यूज करनी है और पास्ट में ये वाली यूज करनी है। ये अगर याद रहे तो और अच्छी बात है, बाकी हम टेंस वाइज इनको देखेंगे। तो एक हेल्पिंग वर्ब है एम, जो सिर्फ किसके साथ लगेगी? आई के साथ लगेगी। अब पूरी इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में बी एक ऐसी वर्ब है, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी और एज ए मैन वर्ब। इसके रूल थोड़े से अलग रहते हैं और ये सबसे इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर का मतलब हो गया इसके जो नियम है औरों से थोड़े से अलग है। जैसे आप इसमें रूप पे देखेंगे तो बी को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है और जहाँ बाकी में 2 रूप बन रहे हैं वहाँ 3 बन रहे हैं, ठीक है। और जहाँ 1 रूप बन रहा है वहाँ इसके क्या बन रहे हैं? 2 रूप बन रहे हैं, ठीक है। तो बी में आपको ध्यान रखना है कि एम आर, तो इसमें एम तो सिर्फ आई के साथ लगेगा। फिर बची हमारे पास 2, एक तो वोवल पे समाप्त होने वाली, एक
एस पे समाप्त होने वाली, तो एस पे समाप्त होने वाली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी और वोवल पे समाप्त होने वाली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। अब इतनी चीजें करने के बाद जब मैं सेंटेंस बनवाता हूं बच्चों से, तो वहां उनके दिक्कत आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन के साथ क्या लगाएं, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। वैसे प्रोनाउन का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। यहां हम आप क्या समझ रहे हैं कि किसके साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, इतना समझना है, ठीक है। इसमें वो सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर भी पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं आई। आई के साथ किसके रूल लगते हैं, प्लूरल के रूल लगते हैं, एक बात तो ध्यान रखें। अब इसमें और समझने वाली है कि सर प्लूरल के नियम तो लगते हैं, लेकिन यहां आपने क्या लगा रखी है, वोज लगा रखी है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि आई के साथ वोज वर्ब में से कौन से लगाएंगे। आई के साथ वोज सेंटेंस बनाएंगे तो वोज लगाना है। वर्ब भी लगता है, लेकिन वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम ये टेंस पढ़ें पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई के साथ आपको क्या लगाना है, वोज लगाना है, जो कि एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। बाकी ये देखो डू क्या है, प्लूरल है, वो भी प्लूरल है। आई का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आई तो सिर्फ एम है, वो सिर्फ किसके साथ लगती है, आई के साथ लगती है। तो एम इज एम आर में से एम हो गई। वोज का ध्यान रखना है कि आई के साथ वोज लगेगा, जो एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। बाकी इसके साथ रूल रहेंगे प्लूरल के। इज एम आर में से एम लगेगा, वो सिर्फ आई के साथ ही लगता है। अब वी क्या है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, लेकिन नियम इसके साथ प्लूरल के लगेंगे, बहुवचन के लगेंगे। वी है, प्लूरल है, तो निश्चित रूप से इसमें जो इधर वाला रूल बताया है कि वोल पे समाप्त होने वाली वर्ब है वो प्लूरल के साथ लगेगी। तो आप देख सकते हैं सभी के लास्ट में क्या है, कोई वोवल आया है, ठीक है। यू है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन जब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी हो या मैन वर्ब का जो रूप लिखना हो, तो इसके साथ रूल क्या लगेंगे, प्लूरल के ही लगेंगे। मतलब आपको बहुवचन वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वही लगानी है। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है, तो दे के साथ भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन से हो गए, ही, सी, इट, इनके साथ क्या लगेगा, डज, इज, हैज, वोज। आप इन सभी में देख सकते हैं कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, एज। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप सेंटेंस बना रहे हो, आपको राइट डाउन कर लो नोटबुक में, जब इनके बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहां से देख सकते हो, ठीक है। टेंस वाइज हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई प्राइमरी। अब हमें मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के बारे में देखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कुछ ऐसे टेंसेज आएंगे जिनमें हमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी, कुछ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, कुछ में सेकंड लगानी होगी और कुछ में फोर्थ फॉर्म लगानी होगी। उनको जरा थोड़ा और समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे मैन वर्ब। अब मैन वर्ब की क्या है, रूफ होंगे, मतलब फॉर्म्स होंगी। वो कौन कौन सी होंगी जरा एक बार देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म, जिसको अंग्रेजी में अलग नाम से जाना जाता है, उसको एक बार देख लेते हैं। जो पहली फॉर्म होगी इसको बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म या प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। सेकंड फॉर्म है उसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। थर्ड फॉर्म है उसको पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो कैसे बनेगी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे आप आईएनजी लगा दोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। इसको वर्ब की चौथी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब ये देखेंगे हम कि एक वर्ब है हमारे पास राइट, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, राइटिंग। मतलब प्रेजेंट फॉर्म राइट, पास्ट फॉर्म रोट और पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या हो जाएगा, रिटन और प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग। इसी प्रकार दूसरी वर्ब है प्ले, तो इसकी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, प्लेड। और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या बनेगा, प्लेड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग। कहने का मतलब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से हमें बनाना सीखेंगे। तो इस प्रकार मैंने जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी वीडियो पहले से
बना दिए हैं, आप उनको देख सकते हो। अब इनके यहाँ जिस टेंस में ये फर्स्ट फॉर्म यूज होगी बिना ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ क्या होंगे, उसके दो रूप होंगे। दो रूप मतलब एक तो होगा सिंगुलर रूप, दूसरा क्या होगा, प्लूरल रूप। आप इसको समझें, जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा किस रूप में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। जो बेस फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, वो हमेशा किस रूप में होती है, प्लूरल फॉर्म में। अगर हमें इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो आप इसको सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर बनाने का तरीका क्या है, इसके साथ एस, ईएस या आईएस लगाएंगे, जो हम आगे जानेंगे। जैसे इसमें राइट को सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट्स, ठीक है, एस लगा देंगे। वैसे ही प्ले, ये जो बेस फॉर्म है ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इसके साथ एस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या हो गया कि यदि जिस टेंस में इसको हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्ले लिख देंगे, और सिंगुलर होगा तो प्लेज लिख देंगे, ठीक है। वैसे इस ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू आई या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में डू आई, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिख रहे हैं तो इसके भी दो रूप होंगे, ठीक है। पहला रूप क्या हो जाएगा, डू, दूसरा रूप क्या हो जाएगा, डज। लेकिन है ये कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही है, तो सिंगुलर के साथ डज लग जाएगा और प्लूरल के साथ डू लग जाएगा। ये हमने पहले ऑक्सिलरी वर्ब में भी देखा है। यहाँ डू किस रूप में आई है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हमने लिखा है। तो डू का अर्थ क्या हो गया, करना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड, थर्ड फॉर्म डन, और फोर्थ फॉर्म है डूइंग। वैसे ही हैव के जिस मैन वर्ब के रूप में बहुत सारे अर्थ होंगे, जैसे पास होना, अधिकार होना, या संबंध बताने के लिए, जैसे कि मेरे 2 भाई हैं, मेरे 3 मित्र हैं, तो आई हैव 3 फ्रेंड्स, आई हैव 2 ब्रदर्स। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंग बताने के लिए, जैसे वी हैव 2 आईज, कि हमारे 2 आंखें होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस में जिनमें हैव का यूज एज ए मैन वर्ब करेंगे। तो हैव को हम अलग से पढ़ेंगे, इससे बनने वाले सेंटेंसेस जहां मैन वर्ब के रूप में हैव आएगी वो हम पढ़ेंगे। तो हैव के रूप यहां जान लेते हैं कि कौन कौन से रूप होते हैं। पहला फॉर्म हो गया हैव, बेसिक फॉर्म, सेकंड फॉर्म होगी हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, और फोर्थ फॉर्म हैविंग। अब यहां भी देखिए, ये जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म ध्यान रखना हमेशा किस रूप में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। इसका सिंगुलर बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको हैज। कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगी और प्लूरल के साथ हैव होगी। जहां भी प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके 2 रूप बनेंगे। 2 रूप में कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे डू हो गया प्लूरल और डज हो गया सिंगुलर। वैसे प्ले हो गया प्लूरल और प्लेज क्या हो गया, सिंगुलर। उसी प्रकार बी को मैंने पहले ही बता दिया, ये सबसे इर्रेगुलर वर्ब है। यहां इसके 3 रूप बनेंगे, इज, एम, आर, ठीक है। तो इज सिंगुलर के साथ लग जाएगा और आर प्लूरल के साथ लग जाएगा। एम है वो किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, ठीक है। यहां एज ए मैन वर्ब हम बात कर रहे हैं, जैसे बी का अर्थ यहां क्या होगा, होना, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे कोई भी वो प्रिंसिपल वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल नहीं होती, लेकिन एक ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, बी वाला। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वोज, लेकिन इसका क्या होता है, प्लूरल रूप भी होता है, वो क्या है, वर, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म में ऐसी वर्ब जिसके 2 रूप होते हैं। 2 रूप मतलब एक ही वर्ब के 2 रूप का मतलब यही होगा कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, दूसरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो यहाँ इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा, वर, ठीक है। तो ये पहले ही मैंने पढ़ लिया कि एस वाली सिंगुलर के साथ लगेगी, और जिसके लास्ट में कोई वाउल आ रहा है वो किसके साथ लगेगी, प्लूरल वर्ब के साथ लगेगी। अब बात करते हैं कि आईएनजी बनाते समय हम क्या करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या जो प्रेजेंट फॉर्म है उसके आगे आईएनजी लगा देंगे, और यदि उस वर्ब के लास्ट में आ रहा है ई, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई को हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। देखिए ऐसा किसमें हुआ है, जैसे हैव वर्ब है, इसका जो बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, वो क्या होगा, हैव। इसमें ई को ड्रॉप कर दिया हमने और आगे इसके आईएनजी लगा दिया। ऐसा ही हमने राइट में किया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे,
लास्ट जो ई है उसको ड्रॉप कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे। अब ये पहली वर्ब है, साथ साथ में हम इससे प्रोनाउंसिएशन से संबंधित भी थोड़ा ध्यान रखेंगे और जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी तरफ भी गौर करेंगे। एक तो प्रोनाउंसिएशन में डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का कोई उच्चारण नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड थर्ड फॉर्म में इसमें डबल टी हुआ है, बाकी कोई भी फॉर्म में डबल टी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड फॉर्म में डबल टी आएगा लेकिन राइटिंग में डबल टी नहीं आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हमने हेल्पिंग वर्ब को भी जान लिया और मेन वर्ब को भी जान लिया। ये वर्ब्स की फॉर्म आपको याद करनी है, जहां भी आपको मटेरियल मिले आप याद कर सकते हो। जो इरेगुलर वर्ब है उनकी मैंने 3-4 वीडियो बना दी हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हो और उनसे पढ़ने का फायदा ये है जैसे एक साथ बनने वाली वर्ब्स मैंने एक साथ समझाई है। जैसे मान लीजिए बाई है, बाई की सेकंड फॉर्म बोट बनेगी, ब्रिंग की ब्रोट बनेगी, फाइट की फोर्ट बनेगी, थिंक की थॉट बनेगी, कैच की कोट बनेगी, टीच की टोट बनेगी। तो इनको एक जगह हमने लिख के याद किया है, एक जगह लिखा है ताकि याद होने में आसानी रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं टेंस के टॉपिक पर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पढ़ाने का कारण ये है कि ये समझने में क्या है, आसान है, ठीक है। आप कैसे भी पढ़ो, चाहे सिंपल प्रेजेंट पहले पढ़ो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले पढ़ो। ज़्यादातर तो हम सिंपल प्रेजेंट से शुरू करते हैं, लेकिन ये थोड़ा शुरू में सीखने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से शुरू। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ने को तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ सकते थे, लेकिन ये समझने में आसान है। तो अगर आप पहली बार अगर टेंस सीख रहे हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट से शुरू नहीं करके आप सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस से शुरू कीजिए, तो समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम इस टेंस के द्वारा बेसिक चीज़ें सीख लेंगे और उसके बाद परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिंपल टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होगी वो जानेंगे। तो प्राय जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ या रही हूँ, रहे हो आदि शब्द आए तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। तो ये इसकी बेसिक सी एक पहचान है कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है या रहे हो आदि ऐसे शब्द आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। कुछ एक वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें ये शब्द नहीं आएंगे फिर भी वो कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। जैसे कुछ वर्ब है जैसे बैठना, पहनना, खड़ा होना, ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें रहा रही शब्द नहीं आएंगे। जैसे राहुल वहाँ खड़ा है, तो इस वाक्य में राहुल वहाँ खड़ा है, रहा रही नहीं आया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। राहुल इज स्टैंडिंग देयर। तो कुछ से एक वर्ब हैं जैसे सिट, वेयर, स्टैंड, इन वर्ब्स में रहा रही शब्द नहीं आएगा, पर ज़्यादातर जो सेंटेंसेज है उसमें आपको यही पहचान मिलेगी कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है ऐसे शब्द आए तो वो कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। प्रेजेंट की पहचान आप शॉर्ट में प्रेजेंट के लिए कीवर्ड क्या ध्यान रखेंगे, है। प्रेजेंट के लिए आप कीवर्ड क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों पढ़ लेंगे तो इनमें पहचान कैसे करेंगे। तो शॉर्ट में इसकी पहचान के लिए आप ध्यान रखेंगे है मतलब वो टेंस कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। है को देख के आप डिसाइड करोगे कि टेंस प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में कौन सा है, प्रेजेंट में 4 टेंसेज होते हैं, उनमें से कौन सा है उसकी अलग अलग पहचान करेंगे। अब कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होगी, रहा। अगर है से जस्ट पहले रहा आ जाए तो वो कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो एक कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रखेंगे कि यदि रहा है तो कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस, है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। अब इसमें है से मतलब हो गया है भी हो सकता है, हूँ भी हो सकता है, हो भी हो सकता है। मतलब है कि
फैमिली में से कोई होगा, समझ गए। उसके बाद वैसे कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस की पहचान कैसे करेंगे कि रहा भी हो सकता है, रही भी हो सकता है और रहे भी हो सकता है। मतलब शॉर्ट में याद करने के लिए ये ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट किसकी है किसकी पहचान है, प्रेजेंट की, रहा किसकी पहचान है, कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। एक बार स्टार्टिंग में हमें सीखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है, बाद में तो हम सेंटेंस को देखते ही बता देंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन कौन से रूल इस टेंस में अप्लाई होंगे वो देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एच बी, यहाँ शॉर्ट में लिखा है हेल्पिंग वर्ब के लिए इज लगेगी। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट इन प्रोनाउन में से कोई है या एक वचन कर्ता है या किसी का नाम है तब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे तथा कोई बहुवचन करता है तब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया है ऑक्सिलरी वर्ब में कि जिसके लास्ट में अंत में एस है वो सिंगुलर के साथ लगेगी और वोवल वाली प्लूरल के साथ। तो आप एक ध्यान रखना कि एस वाली किसके साथ लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी, ठीक है। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम। तो इस प्रकार इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, इज, एम, आर। अब कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। और उसके बाद मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वो कैसे बनेगी, वर्ब की पहली फॉर्म के आगे आप आईएनजी लगा दोगे तो वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य की पहचान क्या होगी। अब हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें, अगर आप स्टार्टिंग से टेंस पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं या अभी तक समझ में नहीं आए टेंस, तो पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। सकारात्मक वाक्य आप एक बार ये मान लो कि जिस वाक्य में नहीं शब्द नहीं आए, मतलब नोट नहीं आए, नोट वाला या नहीं वाला शब्द, नहीं वाला जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, नकारात्मक वाक्य होगा। और जिस सेंटेंस में, मतलब जिस वाक्य में पर्सन सूचक शब्द होंगे वो पर्सनवाचक मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो पर्सन सूचक शब्द कौन से हो गए, जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, मतलब जिसमें पर्सन पूछा जाए वो पर्सनवाचक वाक्य होगा। और जिसमें नहीं या नोट शब्द आ जाए वो क्या होगा, नकारात्मक वाक्य होगा। और सीधी कोई सूचना दी गई है वो क्या कहलाएगा फिर, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस इसमें नीचे लिखा हुआ है, रवि एक कहानी लिख रहा है, तो इस वाक्य ये किस कैटेगरी में आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा, मतलब सकारात्मक वाक्य है। अब चलो हमने मान लिया कि सकारात्मक वाक्य है। अब इसको बनाने के लिए जो हिंदी भाषा की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अलग है और इंग्लिश भाषा की अलग है। कहने का मतलब है जो इसमें हम शब्द लिखेंगे वो इसी क्रम में नहीं लिखे जाएंगे इंग्लिश में, जैसा हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे हिंदी में सबसे पहले कर्ता लिखा है, उसके बाद कर्म लिखा है, उसके बाद क्रिया लिखी है। इंग्लिश की स्ट्रक्चर क्या होगी अफर्मेटिव सेंटेंस की, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी लिखा है, इसका मतलब हुआ रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। अब इसमें क्या आएगा, इसमें समय स्थान संबंधी शब्द आएंगे, ठीक है, या कुछ एडवर्ब्स आ सकती हैं। अब एडवर्ब का तो अलग अलग, एडवर्ब का अलग अलग स्थान होगा, वो जैसे भी एडवर्ब आएगी तो उसमें बता दिया जाएगा कि ये कहाँ लिखनी है। अभी एक बार हमें यहाँ तक आप ध्यान दो ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनी एक बार देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो हम टेंस पढ़ेंगे उसमें दो टेंसेस को छोड़ के, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़कर सभी वाक्यों की स्ट्रक्चर ये होगी। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह जो इस टेंस में आएगी वो लिख दिया इजेमार, और उसके बाद मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात हो गई।
पहले तो ये स्ट्रक्चर सीखनी होगी। फिर ये एक हिंदी सेंटेंस है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कर्ता है, ये क्रिया है और ये कर्म है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि हिंदी शब्द जिनके अंत में ना लगता है, जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, रोना, ये सारी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और ये हिंदी वाक्य की क्या है, आपको अंत में मिलेगी। ठीक है, जैसे है, था, गा, ये ऐसे शब्द आएंगे, उससे जस्ट पहले वाली क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में रवि एक कहानी लिख रहा है। इस सेंटेंस में लिख रहा है क्या, एक वर्ब है, क्रिया है, लिखना। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। कहने का मतलब कर्ता और कर्म। तो यहां मैंने लिखा है ब्रैकेट में 2, ये इसीलिए लिखा है कि यदि आपको सब्जेक्ट का पता करना है एक सेंटेंस में, तो आप उस सेंटेंस, उस वाक्य की क्रिया के आगे कौन या किसने शब्द रखकर पर्सन करोगे, तो जो उत्तर आएगा वही उस वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। मतलब हु से आप पर्सन करने पर जो उत्तर आएगा वो उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। अब इस वाक्य की क्रिया क्या है, लिख रहा है। ठीक है, अब लिख रहा है के आगे हम लगाएंगे क्या, कौन। कौन शब्द लगाने पर हमारे पास उत्तर क्या आ रहा है, रवि एक कहानी लिख रहा है। पर्सन किया हमने, कौन लिख रहा है। ठीक है, हम इस क्रिया के आगे शब्द क्या लगाते हैं, कौन। कौन लिख रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि उस वाक्य की क्रिया के आगे आप कौन शब्द रखकर प्रश्न करोगे तो जो उत्तर आएगा वही उस वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो मैंने लिखा यहाँ वर्ब है, इस वाक्य की क्रिया है लिख रहा है। लिख रहा है के आगे लगाया कौन। कौन लिख रहा है, पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, रवि एक कहानी लिख रहा है। कौन लिख रहा है, उत्तर क्या आएगा, रवि। तो रवि इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। फिर मैंने ऑब्जेक्ट कर्म। कर्म का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम उस वाक्य की क्रिया के आगे क्या शब्द लगाएंगे, क्या या किसको। क्या या किसको। पहले आप क्या लगा के देखेंगे, क्या से उत्तर आ रहा है तो ठीक है, क्या से नहीं आ रहा है तो किसको से प्रश्न करेंगे। तो इस सेंटेंस में देखिए आप क्या लिख रहा है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, एक कहानी। अगर आप स्टार्टिंग अभी किया आपने टेंस सीखने की, अभी आपको पूरे टेंस ढंग से समझ में नहीं आए तो आप यही तरीका अपनाएंगे एक बार। ठीक है, कि ये वर्ब हो गई, अब इससे हमने सब्जेक्ट निकाल लिया, ये सब्जेक्ट हो गया, और इससे ऑब्जेक्ट निकाल लिया। ठीक है, सब्जेक्ट में तो आपको लगभग 100% कौन या किसने से उत्तर मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होगा, क्या और किसको से आपको एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि राहुल मेरी सहायता कर रहा है। राहुल मेरी सहायता कर रहा है। ठीक है, तो क्या सहायता कर रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस वाक्य की क्रिया क्या है, सहायता करना। तो क्या सहायता कर रहा है, ठीक है, या किसको सहायता कर रहा है, इस शब्द से हमें इसका उत्तर मिल रहा है। ठीक है, वैसे तो इसमें एग्जैक्ट तो क्या होगा, किसकी सहायता कर रहा है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस में किसको और क्या से डायरेक्ट आपको उत्तर नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन आपको समझना कैसे है, जैसे सहायता कर रहा है, अब करने का काम तो कौन कर रहा है, राहुल, सहायता करने का, और जिसकी सहायता की जा रही है वो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म। जैसे वह मेरा पीछा कर रहा है, तो पीछा करना तो हो गई क्रिया। क्या पीछा कर रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। किसको पीछा कर रहा है, ये भी नहीं सही लग रहा, तो जिसका पीछा किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और जो करने वाला है पीछा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कुछ वाक्यों में आपको लगभग 95% तो आपको उत्तर मिल जाएगा, क्या और किसको से। अब कुछ 5% मान लो आपको नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सहायता करना है, अब सहायता जिसकी की जा रही है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। पीछा करना, जिसका पीछा किया जा रहा है वो उस वाक्य का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम इस वाक्य को अब बनाते हैं। चलो, तो पहले ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें, सब्जेक्ट कैसे ढूंढें, वो आपको बता दिया, इस प्रकार आप ढूंढेंगे। अब इस वाक्य को हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ ली।
ठीक है। अब इस टेंस कैसे पहचानेंगे, जैसे सारे टेंस पढ़ लेंगे तो टेंस पहचानने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले वाक्य को पढ़ा, अंत में हमने देखा है, ठीक है। जैसे ही आपने है देखा तो इस सेंटेंस का आप नाम दे देंगे प्रेजेंट, ठीक है। फिर आपने देखा रहा तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगाएंगे, इज एम आर, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। हमने सब्जेक्ट लिख दिया रवि। अब रवि के साथ, रवि सिंगुलर है या प्लूरल है, किसी का नाम हो, एक व्यक्ति का नाम होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके साथ क्या लगा देंगे, इज, रवि इज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इस हिसाब से चलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, उसके बाद हम मैन वर्ब लिखेंगे, ठीक है। अब मैन वर्ब का कौन सा रूप, आईएनजी, तो लिखना क्या होता है, राइट, लिखना होता है राइट, ये होगी पहली फॉर्म, बेस फॉर्म। अब इसके आगे आईएनजी लगाएंगे, तो आईएनजी लगाते समय ध्यान रखें अगर लास्ट में ई आया है तो उसको हटा देंगे और उसके आगे आईएनजी लगा देंगे। तो रवि इज राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक कहानी, एक कहानी, तो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, ठीक है। अब इस वाक्य को देखिए, हमने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा है क्या, सबसे पहले हमने क्या रख दिया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रख दी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको लिखेंगे तो वाक्य आपका सही होगा। अब इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस में भी आपको पता होना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आपको फ़ायदा करेंगे जब हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे वॉइस है, वॉइस में ये जरूरी होगा, आपको पहचान होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलो कुछ और सेंटेंस देखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिखा है, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या है, सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इस वाक्य में लास्ट में क्या है, हूँ मतलब है की कैटेगरी में है, तो इसको टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, ठीक है। फिर हमने देखा रहा, तो टेंस कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये नाम बोलती है आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इज एम आर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। फिर ये तीन पहचानने के बाद हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट है तो उसमें कौन सा टेंस है, सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उनकी अलग अलग पहचान हम आगे टेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगी। अभी आप ये ध्यान रखेंगे कि रहा है, रही है, ये शब्द आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से होगा। अब हम इसमें देखेंगे क्रिया। सबसे पहले तो पढ़ाना क्रिया है, पढ़ा रहा हूं ये क्या होगी, क्रिया। जैसे है, था, गा, इससे जस्ट पहले वाली क्या होगी, क्रिया होगी। तो पढ़ा रहा है इस वाक्य की क्या होगी, क्रिया, वर्ब। अब पढ़ाने का काम कर कौन रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हमने वो क्या तरीका बताया था आपको, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप क्या शब्द लगाएंगे, कौन या किसने, ठीक है। सबसे पहले देखो कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या तरीका बताया है, क्या या किसको शब्द रखकर प्रश्न करो, क्या या किसको। तो क्या पढ़ा रहा है, क्या का उत्तर मिल रहा है हमें, हिंदी, तो ये इस वाक्य क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दो टेंसेस को छोड़ के सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस, जब आप सारे टेंसेस पढ़ लोगे तब आपके समझ में आएगा। तो एक बार ध्यान रखो, दो टेंसेस को छोड़ के बाकी सभी टेंसेस के सकारात्मक वाक्यों की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये
उन सेंटेंसेस की क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। तो सबसे पहले इस वाक्य में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट आई। अब हमारे पास इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम और आर। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, जो सिर्फ आई के साथ लगता है। तो आई एम सब्जेक्ट रखा हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, देखो आप मैन वर्ब लिखेंगे। मैन वर्ब क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या होता है, टीच। हमें फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखनी है। तो ये कैसे बनेगी, फर्स्ट फॉर्म के आगे आप क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, टीचिंग। तो आई एम टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, हिंदी, हिंदी। ठीक है, अब इस वाक्य को देखिए आप जरा। ये हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद मैन वर्ब लिखी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है, तो हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इसके हिसाब से सेंटेंस बनाया, जो कि बना आई एम टीचिंग हिंदी, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। इसी प्रकार आप दूसरा सेंटेंस देखिए। अगर सारे टेंस पढ़ लेंगे तब आपके ये कंफ्यूज रहेगा कि कौन सा टेंस है। तो उसका तरीका ये रहेगा, है तो मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इतना सेंटेंस लिखते ही आप पहले सोचेंगे, उस टेंस का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी हेल्प में वो मैन वर्ब लिख देंगे, तो सेंटेंस बनाते समय गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर आप पहली बार टेंस सीख रहे हैं तो यही तरीका सबसे अच्छा रहेगा। तो अब इसमें क्रिया देखेंगे, बजा रहा है, ये तो क्या हुई, क्रिया वर्ब। ठीक है, अब बजाने का काम कौन कर रहा है, कौन बजा रहा है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, सोहन। सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, कर्ता हो गया। अब कर्म देखेंगे, क्या बजा रहा है, उत्तर मिल रहा है हमें घंटी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाइए इसको। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट है इस वाक्य का सोहन। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति का नाम हो वो सिंगुलर होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज। तो सोहन इज, बजाना क्या होता है, RING, रिंग, इसके आगे ING लगा देंगे, रिंगिंग, घंटी, रिंगिंग द बेल। तो इस वाक्य में देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस वाक्य में सीख रहे हैं, ये क्या होगी, क्रिया, क्योंकि इसमें काम क्या हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है। जिस शब्द से पता चले कि ये काम हो रहा है वो क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, अब सीखने का काम कौन कर रहा है, हम। या दूसरा तरीका, कौन सीख रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा, हम। तो कौन का उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या या किसको लगाओ, क्या सीख रहे हैं, उत्तर मिल रहा है अंग्रेजी, तो ये इस वाक्य क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा वी के साथ इज, एम, आर में से क्या लगेगा, वी प्लूरल है इसलिए क्या लग जाएगा, आर, वी आर। सीखना क्या होता है, लर्न। ठीक है, तो इसके आगे लगा देंगे ING, लर्निंग, अंग्रेजी, इंग्लिश। इस वाक्य को देखिए कैसे बनाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है हमारा, तुम टीवी देख रहे हो। इस वाक्य में देख रहे हो, इस शब्द से पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, देखने का हो रहा है, तो ये क्या होगी, इस वाक्य की वर्ब होगी, क्रिया होगी। अब देखने का काम कौन कर रहा है, तुम, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। या कौन देख रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा, तुम। अब ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या लगाएंगे, क्या, क्या देख रहे हो, उत्तर क्या आएगा, टीवी। ये क्या होगा इस वाक्य का, ऑब्जेक्ट। तो अब इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे इस वाक्य को। सबसे पहले हमने क्या रखा, सब्जेक्ट रखा, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, यू आर। अब टीवी देखना के लिए वर्ब क्या काम में लेंगे, वॉच, वॉच के आगे लगा देंगे ING, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा,
टीवी। तो यू आर वॉचिंग टीवी। तो इस वाक्य में आप देखेंगे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला वाक्य है तुम स्कूल जा रहे हो। तो इसमें क्रिया तो कौन सी है, जा रहे हो। इस सबसे पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, अब जा रहे हो, इसके आगे हो कौन, कौन जा रहे हैं, तो उत्तर क्या मिलेगा, वे। तो वे इस वाक्य क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ध्यान रखना, दो वर्ब गो और कम, इन वर्ब्स के बाद क्या है, स्थान मिलेगा, प्लेस मिलेगा। ठीक है, उस प्लेस से पहले आपको क्या करना है, टू लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट दे। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या जा रहे हो, किसको जा रहे हो, कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो दे आर, गो पहली फॉर्म है, उसके आगे आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। अब उस स्थान से पहले क्या लगाएंगे, टू। अगला सेंटेंस देखिए, वह मेरा इंतजार कर रहा है, वह मेरा इंतजार कर रहा है। तो इस वाक्य में देखिए आप, इंतजार कर रहा है, ये क्या होगी, क्रिया होगी इस वाक्य की, इंतजार करना। ठीक है, वेट। तो अब इंतजार करने का काम कर कौन रहा है, वह। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कौन इंतजार कर रहा है, वह। तो उत्तर, कौन का उत्तर आया, वह हो गया इस वाक्य का सब्जेक्ट। और अब जिस व्यक्ति का इंतजार किया जा रहा है, जिसका इंतजार किया जा रहा है, वो उस वाक्य का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसमें क्या और किसको से आपको उत्तर नहीं मिलेगा। बताया था मैंने कि सभी सेंटेंसेस में नहीं मिलेगा, कुछ एक वाक्य ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ इस वाक्य की क्रिया है इंतजार करना। अब जिसका इंतजार किया जा रहा है वो उस वाक्य का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और इंतजार जो कर रहा है वो वाक्य क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस वाक्य को बनाने के लिए इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले रखेंगे हम सब्जेक्ट, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, WAIT, वेट होता है इंतजार करना, उसके बाद क्या लगेंगे, ING, क्योंकि हमें चौथी फॉर्म यूज करनी है इस टेंस में। ही इज वेटिंग। अब ध्यान रखना, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, उससे पहले एक प्रीपोजिशन लगती है फॉर। तो वेट फॉर, किसी का इंतजार करना। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रीपोजिशन क्या यूज किया है, टू। जिस स्थान पे हम पहुंच रहे हैं या जिस स्थान पे हम आ रहे हैं उससे पहले क्या लगेगी, टू। वैसे ही वेट के बाद आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, फॉर। तो ही इज वेटिंग फॉर मी। अब इस वाक्य को देखेंगे, रमेश और सुरेश कहानियां पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में वही तरीका अपनाएंगे, है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट, और रहे हैं तो कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इजएमआर लगानी है और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म। तो पढ़ रहे हैं, इस वाक्य की क्या हो गई, क्रिया, वर्ब। अब कौन पढ़ रहे हैं, उत्तर क्या मिलेगा, रमेश और सुरेश। तो ये इस वाक्य का क्या हो गया, सॉरी, ये किस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट, कर्ता। अब क्या का उत्तर क्या मिल रहा है, कहानियां। तो ये इस वाक्य का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस उत्तर का फॉलो करेंगे। यहां लिख देता हूं मैं एक बार। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया, रमेश एंड सुरेश। अब देखो दो व्यक्तियों के नाम है, ठीक है, तो एंड से जुड़ जाएंगे तो ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो इस प्लूरल के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। रमेश एंड सुरेश आर, पढ़ना होता है रीड, ING लगा देंगे, रीडिंग कहानियां, रीडिंग स्टोरीज। यहां देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा स्टोरी, ठीक है, यहाँ बहुवचन में प्लूरल है तो इसको प्लूरल बनाने का रूल क्या है कि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है और आई से लगाया जाता है। ठीक है, तो नाउन को प्लूरल बनाने के रूल मैंने पहले एक वीडियो में समझा दिए, आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको नहीं आ रही तो रमेश एंड सुरेश आर रीडिंग स्टोरीज। इस वाक्य में आप देखिए
रमेश एंड सुरेश, तो इस वाक्य क्या हो गया सब्जेक्ट, आर क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या हो गई मेन वर्ब और स्टोरेज क्या हो गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखें, वह भोजन पका रही है, तो यहाँ काम क्या हो रहा है पकाने का हो रहा है, तो पका रही इस वाक्य की क्या हो गई क्रिया हो गई वर्ब हो गई। पकाने का काम कौन कर रहा है, कौन पका रही है, उत्तर आएगा वह। क्या पका रही है, उत्तर आएगा भोजन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस वाक्य में देखिए आप जरा, वह मेरा इंतजार कर रहा है, यहाँ तो ये पुल्लिंग है इसलिए क्या है ही। ठीक है, यहाँ पका रही है, यहाँ स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए वह की इंग्लिश क्या बनेगी सी, तो ही और सी में ये अंतर है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है वह, तो सी के साथ सी सिमिलर है इसलिए क्या लगेगा इज। अब पकाना क्या होता है कुक, इसके आगे आईएनजी लगा देंगे कुकिंग, सी इज कुकिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया भोजन फूड। अब इस वाक्य में ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं इस वाक्य की क्या होगी क्रिया, क्योंकि इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है। अब खेलने का काम कर कौन रहा है हम, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, कौन खेल रहे हैं उत्तर मिलेगा हम, तो ये हो गया सब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं तो उत्तर मिलेगा क्रिकेट, तो ये क्या हो गया इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी सूत्र का फॉलो करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आर, खेलना क्या होता है प्ले, आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगला वाक्य, रमन अमन को गाली दे रहा है, तो इस वाक्य में देखिए आप गाली दे रहा है, ये तो क्या हो गई वर्ब क्रिया हो गई। ठीक है, अब ये दो शब्द है, यहाँ बच्चों की कई बार कंफ्यूज हो जाता है, जैसे वो इस प्रकार देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो नाम आता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि ये दोनों सब्जेक्ट हैं। अब इसको आप उससे देखेंगे, जैसे कौन गाली दे रहा है तो उत्तर क्या आएगा रमन, तो ये इस वाक्य क्या हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है क्या या किसको, तो किसको गाली दे रहा है अमन को, तो किसको का उत्तर है ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है सब्जेक्ट रमन, रमन सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा इज, रमन इज, गाली देना क्या होता है अब्यूज, ये पहली फॉर्म है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है, इसके लास्ट में ई है, ई को कर देंगे ड्रॉप और आईएनजी लगा देंगे, रमन इज अब्यूजिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा अमन। ठीक है, रमन इज अब्यूजिंग अमन, तो रमन इस वाक्य क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, अब्यूजिंग मैन वर्ब और अमन इस वाक्य का हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, राहुल ने सफेद शर्ट पहने रखी है, इस वाक्य को देखिए, मैंने आपको बताया था कि रहा रही आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से होगा, रहा है रही है ऐसे शब्द हैं, लेकिन बताया था कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जैसे कि वेयर पहनना, सिट बैठना और स्टैंड खड़ा होना। ठीक है, इन वर्ब्स में रहा रही शब्द नहीं मिलेगा, फिर भी ये कंटिन्यूअस टेंस में लिखी जाती है। जैसे राहुल ने सफेद शर्ट पहन रखी है, तो इस वाक्य में पहन रखी है तो क्या हुई वर्ब, किसने पहन रखी है, किसने का उत्तर आ रहा है तो राहुल, सब्जेक्ट क्या पहन रखी है सफेद शर्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो राहुल इज वेयरिंग ए व्हाइट शर्ट। ठीक है, राहुल इज वेयरिंग ए व्हाइट शर्ट, इस वाक्य में राहुल क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, वेयरिंग हो गया मैन वर्ब और ए व्हाइट शर्ट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में इस शब्द पे आप ध्यान दें। ठीक है, ज्यादातर तो जिसके लास्ट में ई ए आर आता है उसका उच्चारण ई ए रे होता है, ई ए रे। ठीक है, जैसे टी ई ए आर टीयर,
FEAR फियर। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें उच्चारण ए का उच्चारण होगा, ई का नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक तो ये हो गया WEAR, इसका उच्चारण होगा वे। ठीक है, वैसे ही एक PEAR पेयर, इसका उच्चारण भी बियर नहीं होता, बेयर, बेयर। ठीक है, तो ये तीन शब्द हैं। बाकी में तो क्या होगा, ई ए का उच्चारण होगा। जैसे इसमें हो जाएगा फी